हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12th का। हम फर्स्ट बुक अभी डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समकालीन विश्व में राजनीति। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 डिस्कस कर लिया है। अब हम आज लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का। ऑलरेडी हमने इसके 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया था। तो जो हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या चैलेंजेस है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने यूरोपीय यूनियन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो हमारा लेक्चर थर्ड होगा वो यूरोपीय यूनियन का ही होगा और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो ये वीडियो सीरीज है, वो वीडियो पैटर्न है, वो चलता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मंडे से लेकर के और सैटरडे तक की बात करें, जो कि हमारा 6 डे जो वर्किंग डे रहता है, उसमें हम एनसीईआरटी और इसी के पैरेलल में एक हमारा स्टैंडर्ड बुक जो कि हमारी पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत, हम उसको डिस्कस करते हैं। और इसका पैटर्न कैसे चलता है, जैसे ही हमारा एक बुक कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बुक का एक पार्ट कंप्लीट करते हैं। जिसमें हमने एनसीईआरटी में अगर बात करें तो क्लास 6 से लेकर के 11th के फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बुक कंप्लीट की जा चुकी है 6th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक की। अभी हमारा 12th क्लास का फर्स्ट बुक चल रहा है, जिसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 ये तीनों कंप्लीट कर लिया है। अगर हम स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि एम लक्ष्मीकांत का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, जो कि हमारा प्रीलिम्स के बेस पे था। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था प्रीलिम्स के हेल्पफुल के लिए, ताकि प्रीलिम्स में हमें पता चल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एज अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए। आपको इन दोनों पार्ट का 2 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, यानी कि एम लक्ष्मीकांत का आपका दोनों पार्ट का टेस्ट सीरीज भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी जाकर के देख सकते हैं। फिर संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा यूनिट वाइज क्या है, डिवाइडेड है। अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है जो कि हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमारा यूनिट जो फर्स्ट है वो 4 सीरीज में डिवाइडेड था। एक था हमारा एशियंट हिस्ट्री, दूसरा था हमारा मिडिवल, तीसरा था मॉडर्न। इन तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया। अभी चल रहा है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। जैसे ही हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगा उसके बाद हम सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा पॉलिटी का। और थर्ड यूनिट है हमारा किसका, इसको पहले हम एक बार क्लीन कर लेते हैं। थर्ड यूनिट होगा हमारा ज्योग्राफी का। और फोर्थ यूनिट होगा हमारा इकोनॉमिक्स। और जो यूनिट फिफ्थ होगा हमारा वो होगा हमारा इस संडे हमने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किया था, ये क्वेश्चंस डिस्कशंस की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। यानी कि जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर जो डिस्कशंस था वो इस संडे तो अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन हम इसको कल यानी कि ट्यूसडे को इसको डिस्कस कर लेंगे। और हमने ऑलरेडी इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1995 से लेकर के 2010 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो कल हम 2012 से लेकर के 2014 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस पैटर्न में हमारा वीडियो सीरीज चलता है। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि सबसे फर्स्ट पार्ट में जो यानी कि जो हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था, वो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू देखा था जिसमें हमने कहा था कि हम इसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा हमारा यूरोपीय यूनियन और दूसरा होगा हमारा आसियान।
फिर जापान किस तरीके से, जो कि एक पॉपुलेशन के बेस पे और एरिया के बेस पे, जो कि एक स्मॉल कंट्री है, किस तरीके से वो एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। पूरा चैप्टर हमारा इन्हीं दोनों बेसिस पे चलेगा। फिर हमने जो हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में हमने डिस्कस किया, इसका कहते किसे हैं, मतलब क्या होता है। फिर हमने कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बारे में भी डिस्कस किया था, ये हमने लेक्चर 1 में ही डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, क्या ऑब्जेक्टिव्स है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि किस तरीके से यूरोपीय यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, यूरोपीय यूनियन के बारे में। यूरोपीय यूनियन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूरोपीय इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस 1948। फिर यूरोपीय काउंसिल के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957। फिर हमने डिस्कस किया था कि यूरोपीय पार्लियामेंट के बारे में, और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था यूरोपीय यूनियन 1993 के बारे में। पर ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर 3 होगा। तो लास्ट वीडियो में, यानी कि जो हमारा लेक्चर 2 था, लेक्चर 2 में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, यूरोपीय पार्लियामेंट तक डिस्कस किया था। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 में, यूरोपीय यूनियन 1993, जो हमारा maastricht ट्रीटी था उसके बारे में बात करेंगे, किस बातों पर उसमें सबसे ज्यादा, किन थिंग्स पे, किस विचारधारा पे, यानी किस बातों पर विशेष बल दिया गया था, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे इसके मेंबर्स कंट्री के बारे में। फिर जो मेन ऑर्गेन्स है यूरोपीय यूनियन के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। फिर यूरोपीय यूनियन का जो फ्लैग है उसके सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, यूरोपीय यूनियन का क्या उद्देश्य है, उसको बारे में हम काफी ज्यादा ब्रीफली में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर 3 रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं किस बारे में, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन 1993, यानी कि अगर हम बात करते हैं 1957 से लेकर के 1992 तक के बीच में, ऐसे बहुत से घटनाएं घटी, ऐसे बहुत से इवेंट हुए, जो कि क्या है, यूरोपीय कम्युनिटी को फाइनली वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किसमें, यूरोपीय यूनियन में। यानी कि 1957 से लेकर के 1992 तक के बीच में ऐसी कई घटनाएं घटी, जिसके कारण जो यूरोपीय यूनियन था वो किसका रूप बदल लिया था उसने, वो जाकर के यूरोपीय संघ का रूप ले लिया। अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो 1992 में एक ट्रीटी पे साइन किया गया था, जिसका क्या नाम था, अगर हम maastricht ट्रीटी साइन किया गया था, जिसने की एक मील स्टोन, यानी कि अगर बात करते हैं माइल स्टोन रखने का काम किया था, किसका, यूरोपीय यूनियन का। तो ये ट्रीटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था, साइन हुआ था 1992 में, लेकिन इनफोर्स की बात करते हैं वो कब आया था, यानी कि जब इसको अडॉप्ट किया गया था, यानी कि अगर बात करते हैं पूरी तरीके से ये फोर्स में आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर 1993 में। और तब जो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उसको अडॉप्ट करके क्या नाम रख लिया गया था, यूरोपीय यूनियन। तो इसकी जो माइलस्टोन का जो रखने का काम किया था वो किसने रखा था, maastricht ट्रीटी के द्वारा रखा गया था। इसमें किस किस बातों पे विशेष ध्यान दिया गया था, तो इसमें ये कहा गया था कि जितने भी जो मेंबर्स कंट्री हैं उनका कॉमन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी होगा, पहला। दूसरा क्या रखा गया था कि जितने भी जो, अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेट्स हैं, या जितने भी अगर बात करते हैं यानी कि इमिग्रेशंस हैं, वो एक यानी कि ड्रग्स और क्राइम के अगेंस्ट में वो क्या करेंगे, फाइट करेंगे, एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, कॉरपोरेट करेंगे। यानी कि जितने भी जो माइग्रेशन पीपल है, जो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं या जाते हैं या जाकर के निवास हो जाते हैं,
के क्षेत्र में क्या है, जो भी नशीले पदार्थ है जैसे कि ड्रग्स हो गया या क्राइम हो गया, के रोकथाम के लिए वो क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए कॉर्पोरेट करेंगे। तो दूसरा क्या बात कहा गया था कि जितने भी जो माइग्रेशन पीपल होंगे क्राइम और ड्रग्स के अगेंस्ट में वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करेंगे। ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा ऐसा बात टॉपिक था, बात था जिसपे कि इस ट्रीटी के तहत इसमें विशेष ध्यान दिया गया था। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें ये कहा गया था कि जो यूरोप के लिए क्या होगा, एक ही बैंक यानी कि एक ही कॉमन पार्लियामेंट होगा, एक सेंट्रल बैंक होगा और एक कॉमन करेंसी होगा। इसलिए आज के टाइम पे अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, यूरो देखने को, एक कॉमन करेंसी देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें क्या रखी गई थी, यूरोपीय यूनियन में इन सब बातों पे विशेष ध्यान रखा गया था। अगर हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन आज के टाइम पे क्या है, एक सबसे ज्यादा क्या है सक्सेस जो हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के टर्म में माना जाता है, किसमें, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस के रूप में। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम इसके मेंबर्स कंट्री की बात करते हैं तो ये क्या है जब 1995 में इसके मेंबर्स कितने थे, मात्र 15 थे। अगर आज के टाइम पे बात करते हैं 2004 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, या सॉरी अगर डाटा हम जुलाई 2013 तक की बात करते हैं तो इसमें कितने कंट्री थे, 28। लेकिन यूरोपीय यूनियन से क्या है, ब्रिटेन जो है वो क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो अगर हम ब्रिटेन को अगर हटा दे तो कितने मेंबर बन जाते हैं, फिर भी 27 मेंबर हमें यूरोपीय यूनियन में देखने को मिलता है। इसीलिए आज के टाइम पे भी क्या है, रीजनल, अगर हम बात करते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो यूरोपीय यूनियन क्या है, एक सक्सेसफुल और पावरफुल, मोस्ट सक्सेसफुल और पावरफुल हमें क्या देखने को मिलता है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलता है। अगर हम इसके मेंबर्स कंट्री की बात करते हैं तो 1995 में जब यूरोपीय मेंबर बने थे, जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे मात्र 15 ही नेशंस उसमें शामिल थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब हमने इसको कोल्ड वॉर में ही डिस्कस किया था कि 1945 में जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो 1945 से लेकर के 1991 तक के बीच में क्या था, दो नेशंस के बीच में कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ, यूएसए और एक यूएसएसआर। अगर हम कोल्ड वॉर के रीजंस के बारे में बात करते हैं तो मेनली तीन रीजंस थे। पहला था बैटल ऑफ आइडियोलॉजी यानी कि स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजी, दूसरा था कि स्ट्रगल ऑफ पावर्स, और तीसरा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने की तीसरा पॉइंट क्या था। यानी कि आप कह सकते हैं अगर हम आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यूएसए कैपिटलिज्म के बेस पे अपनी आइडियोलॉजी रखता था, डेमोक्रेसी के बेस पे रखता था, वहीं पे यूएसएसआर कम्युनिज्म या सोशलिज्म के बेस पे अपनी आइडियोलॉजी रखता था। तो कोल्ड वॉर मेनली तीन कारणों से ही था और तीसरा कारण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उस टाइम पे क्या है, अगर हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो कौन कौन से मेंबर्स थे, तो जैसे कि देखिए इस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लुथेनिया और पोलैंड, ये सब क्या थे, ये सब ऑलरेडी किस में थे, तो यूनाइटेड नेशंस का यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स वो बन चुके थे। धीरे धीरे 15 दिसंबर 15 दिसंबर 2004 तक कितने मेंबर हो गए थे, इसमें मेंबर्स और भी ज्यादा क्या हो गए थे, इंक्रीज होते चले गए थे। 2004 में कितने मेंबर हो गए थे, ये 15 से बढ़कर के 25 हो गए थे। 2007 की बात करते हैं तो इसमें बुल्गारिया और रोमानिया ने यूएन को ज्वाइन कर, ओ सॉरी यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन कर लिया था, और जिसकी वजह से इसकी संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और 1 जुलाई 2013 को किसने ज्वाइन किया था, तो वो क्रोशिया ने क्या किया था, यूरोपीय यूनियन को 1 जुलाई 2013 को वो यूरोपीय मेंबर का यानी कि यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर बना, जिसके वजह से क्या है 28 स्टेट यानी कि टोटल उसमें 28 मेंबर शामिल हो गए थे। लेकिन ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से क्या है, बाहर निकल चुका है, एग्जिस्ट, मतलब जो ब्रिटेन है उसने क्या कर रखा है, कुछ साल पहले ही यूरोपीय यूनियन से उसने अपने आप को एग्जिट कर रखा है।
तो आज के टाइम पे अगर कोई पूछता है तो अप्रोक्स 27 नेशंस हमें यूरोपीय यूनियन में देखने को मिलता। अब हम बात करते हैं इसके मेन ऑर्गेन्स के बारे में। अगर हम यूरोपीय यूनियन की मेन ऑर्गेन्स की अगर बात करते हैं तो इसमें एक कॉमन कॉन्स्टिट्यू हर एक स्टेट का, अगर जितने भी जो यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए भी कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने की भी बात की गई थी, लेकिन एफर्ट लगाई गई थी, लेकिन वो फेल हो गया। क्या, अगर हम बात करते हैं कि सभी सदस्य राष्ट्र के लिए क्या है, एक सामान्य कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने की कोशिश की थी, तो वो क्या हो गई, लेकिन वो विफल हो गई, यानी कि वो फेल हो गया, क्योंकि इसके लिए क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस की आवश्यकता नहीं थी। जितने भी जो सदस्य थे राष्ट्र, जो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशंस है उस पे क्या है, वो एक दूसरे के लिए क्या थे, एग्री नहीं थे, यानी कि वो रेटिफाइड नहीं थे, यानी कि वो संतुष्ट करे, यानी कि कहा गया कि जितने भी जो मेंबर्स नेशंस है यूरोपीय यूनियन के, संविधान की संतुष्टि वो करे। मई 2005 में फ्रांस के जो वोटर्स थे ने यूरोपीय संघ के संविधान को पूरी तरीके से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि नकार दिया। यूरोपीय यूनियन का जो संघ है उसने अपना एक झंडा, यानी कि अपना एक फ्लैग, अपना एक एंथम, यानी कि अगर हम बात करते हैं अपना नेशनल सॉन्ग, यानी कि राष्ट्रगीत अगर हम बात कर सकते हैं, अपना खुद का एक गीत, खुद की एक करेंसी, और यूरोपीय यूनियन कंट्रोल, यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक को स्थापित किया था। और जितने भी जो इसके जो अगर हम इसके नंबर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेन्स की बात करते हैं, वो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, एक यूरोपीय, यानी कि यूरोपीय कमीशन, दूसरा हमें देखने को मिलता है यूरोपीय कमीशन ऑफ मिनिस्टर्स, तीसरा हमें देखने को मिलता है द मेंबर्स ऑफ यूरोपीय पार्लियामेंट आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर 5 ईयर, यानी कि यूरोपीय संसद के लिए जो जितने भी जो सदस्य चुने जाते हैं वो सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट तौर पे चुने जाते हैं, कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटी, और फिफ्थ अगर ऑर्गेन्स की बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ जस्टिस that interprets European Union law and settles dispute between the members state, यानी कि एक अदालत को यूरोपीय यूनियन के कानून की व्याख्या करने के लिए स्थापित किया गया था, और जितने भी जो मेंबर्स हैं यूरोपीय नेशंस के, जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूट है उनको सॉल्व करने के लिए एक अदालत को भी स्थापित किया गया। तो ये क्या है, ये 5 ऐसे मेन ऑर्गेन्स हैं किसके, तो यूरोपीय यूनियन के। अगर अब हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन के फ्लैग के बारे में, अगर हम यूरोपीय यूनियन के फ्लैग की बात करते हैं तो वो एक सर्कल सा बना हुआ है, जो कि जिसमें क्या है, 12 गोल्डन, यानी कि गोल्डन कलर में 12 स्टार्स हैं, और ये सारे क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे यूरोपीय यूनियन का फ्लैग देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि क्या है, एक तो आपको ब्लू कलर का फ्लैग देखने को मिलेगा, इसमें 12 गोल्डन स्टार्स देखने को मिलेंगे।
अगर हम इन 12 स्टार्स के सिंबल्स के मतलब बात करते हैं तो किस चीज के बारे में, यानी कि यूरोपीय यूनियन की कंप्लीट यूनिटी और हार्मोनी का सिंबल माना जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि जो यूरोपीय यूनियन की जो 12 स्टार्स हैं जो एक दूसरे के सर्कल के फॉर्म में है, तो उसका क्या सिंबल है, क्या मतलब है, किस चीज का प्रतीक है, तो वो यूरोपीय यूनियन की यूनिटी और हार्मोनी का सिंबल उसे माना जाता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू ओल्ड ट्रेडिशंस इन यूरोप की बात करते हैं तो जो 12 स्टार्स हैं जो सिंबल्स ऑफ किसके परफेक्शन, एक्सीलेंस एंड यूनिटी, यानी कि अगर हम यूरोप की एक पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि ये जो 12 स्टार्स हैं वो क्या है, पूर्णता, श्रेष्ठता और एकता का प्रतीक माना जाता है। अगर अब बात करते हैं इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्योंकि हर एक जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होता है या आप बात करते हैं कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशंस है या कोई भी एक ग्रुप्स है, तो उनका कुछ ना कुछ अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एक उद्देश्य होता है। अगर हम यूरोपीय यूनियन के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनके मेनली 6 ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि आर्थिक एकीकरण, अर्थात जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि गुड्स हैं, पीपल है, कैपिटल्स है, यानी कि फ्रॉम एक कंट्री से दूसरे कंट्री वो आसानी से आ जा सके। पहला, यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव ये रखा गया था यूरोपीय यूनियन का कि जो यूरोपियन नेशंस के जितने भी जो नेशंस होंगे उसमें जो व्यक्ति है, वस्तु है, बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकेगा। एक अगर व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह आना चाहे या जाना चाहे तो एक इजिली एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। और जो आर्थिक है यानी कि उन सभी नेशंस को क्या है, यानी कि आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया था, यूरोपीय यूनियन को स्थापित किया था। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही था। क्यों? अगर हम इकोनॉमिक्स एकीकरण यानी कि इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि 1939 से लेकर के जो 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था, तो इसकी मार यूरोपीय यूनियन के जो नेशंस थे वो ऑलरेडी झेल चुके थे। तो इसीलिए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या रखा था कि यूरोपीय यूनियन को स्थापित करके रखा था। फिर अगर दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जितने भी जो यूरोपियन नेशंस के जो मेंबर्स कंट्री हैं उनमें जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको डेवलप करना, यानी कि अगर बात करते हैं कृषि व्यवस्था को क्या करना, कृषि व्यवस्था और जितनी भी जो इंडस्ट्रीज है यूरोपियन नेशंस के मेंबर्स में उनको क्या करना, डेवलप करना, यानी कि विकास करना। फिर उनका एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी, पीस, अपने ही रीजन के अंदर क्या करना, शांति स्थापित करना, ये सब क्या था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि जो दो 1939 से लेकर करके 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, यानी कि आप कह सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों का मार क्या है, तो जो यूरोपीय की जो नेशंस है वो ऑलरेडी झेल चुके थे, जिनके वजह से उन्हें काफी ज्यादा लॉसेस हुई थी। तो इसीलिए अपने रीजन में शांति स्थापित करना, उनकी एक फॉरेन कॉमन पॉलिसी और अपने सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि दोनों फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी को क्या रखना, कॉमन रखना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था किसका, तो यूरोपीय यूनियन का। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक और जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखना, यानी कि जो साझी मुद्रा है और एक केंद्रीय बैंक के माध्यम से यूरोप के आर्थिक व मुद्रा को यानी कि संबंधित स्थिरता बनाए रखना, यानी कि स्टेबिलिटी करेंसी के अंदर बनाए रखना एक चौथा मेन ऑब्जेक्टिव था यूरोपीय यूनियन स्थापित करने का। फिर जितने भी जो पुअर नेशंस हैं और जो जितने भी जो डेवलप नेशन है उनके बीच में जो भी एक गहराई थी इसमें विकसित और अविकसित के बीच में, उसको भरने के लिए क्या है, उनकी हेल्प करना। पांचवा ये मेन ऑब्जेक्टिव माना गया है किसका, तो यूरोपीय यूनियन का। यानी कि जब यूरोपीय यूनियन की स्थापना की गई थी उस टाइम पे ये कहा गया था कि जो यूरोपीय यूनियन है उसका सिर्फ उद्देश्य अपना ही विकास करना नहीं होगा,
बल्कि जितने भी जो विकासशील देश है और जो विकसित देश है, इनकी बीच की जो असमानता है, असमानता की जो खाई है, उसको कम करना और उसको अपने लेवल तक लाना, उनकी हेल्प करना, यानी कि डेवलप करने में उनकी मदद करना। और छठा जो मेन ऑब्जेक्टिव बताया गया था, जितने भी जो हमारे इन्वायरमेंट है, यानी कि सीधा सीधी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जिसमें हमारे क्या क्या शामिल थे, फॉरेस्ट, रिवर एंड जितनी भी जो वाइल्ड लाइफ है उनमें इंप्रूव करना, उन इन्वायरमेंट को जो भी पॉल्यूटेड हुआ है उसको प्रोटेक्ट करना है। ये 6 मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, किसके, तो यूरोपीय यूनियन के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया, जिसमें कि जो ऑब्जेक्टिव है यूरोपीय यूनियन का उसको डिस्कस किया था, फिर यूरोपीय यूनियन के फ्लैग के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने मेन ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर कंट्रीज का मेंबर्स कंट्री के बारे में डिस्कस किया था, और यूरोपीय यूनियन 1993 पे हमने डिस्कस किया था। ये था हमारा आज का डिस्कशन। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसके लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब हम अपना आगे का लेक्चर डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।